हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यावाणी में। हम लोग परीक्षा अध्ययन डिस्कस कर रहे थे और परीक्षा अध्ययन में जो टॉपिक था वो ये था कि गद्य साहित्य का इतिहास, विकास क्रम, प्रवृत्तियाँ और गद्य की विधाएं। इसके जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्न को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके पहले भी हमने जो है एक शब्द में, एक वाक्य में, लघुत्तरी, अति लघुत्तरी, ये सारे प्रश्न हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लघुत्तरी में कुछ प्रश्न बच गए थे, 2 प्रश्न हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था, तो बचे हुए प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। आप लोग अपना हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी वीडियो और भी मेहनत करें और आपके पास अच्छे से अच्छा नॉलेज पहुंच पाए। तो लघुत्तरी प्रश्न हम लोग देख लिए थे शुक्ल युग, ये प्रश्न क्रमांक 3 देख लिए थे कि शुक्ल युग के गद्य की प्रमुख विशेषताओं को हम लोग देखा था। आज हम लोगों को प्रश्न क्रमांक 4 से देखना था, जो कि प्रश्न क्रमांक 4 ये कहता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा देते हुए बताना है कि हिंदी निबंध साहित्य को किन किन वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रश्न क्रमांक 4 है आपके सामने और ये बताना है कि जो ये रामचंद्र शुक्ल हैं इनके अनुसार बताना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कि निबंध की परिभाषा देना है और साथ में बताना है कि हिंदी निबंध साहित्य को किन किन वर्गों में विभाजित किया गया है। तो चलिए देखते हैं परिभाषा। पहले रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार क्या है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। क्या बोला? यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। अब यह है कि हिंदी निबंध साहित्य को 4 युगों में विभाजित किया गया है और ये कौन कौन से प्रकार हैं? तो पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है शुक्ल युग और चौथा है शुक्लोत्तर युग। हिंदी निबंध साहित्य, पहले याद रखना है आपको निबंध साहित्य, दूसरा याद रखना है निबंध साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया गया है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। जो भारतेंदु युग का टाइम है वो है 1850 से 1900 ईस्वी तक, 1850 से 1900 तक। फिर द्विवेदी युग, 1900 से 1920। और ये कौन से द्विवेदी हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। आपके लिए प्रश्न है कि कौन से ये द्विवेदी की बात हो रही है, किस द्विवेदी की बात हो रही जो यहाँ पे हैं, और इनका टाइम पीरियड है वो है 1900 से 1920 तक। फिर है शुक्ल युग, 1920 से 1940 तक और शुक्लोत्तर युग 1940 से अब तक। तो हम देखें हिंदी निबंध साहित्य है, निबंध साहित्य को 4 भाग में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला है भारतेंदु युग 1850 से 1900, फिर द्विवेदी युग 1900 से 1920, फिर शुक्ल युग 1920 से 1940 और शुक्लोत्तर 1940 से अब तक। अगला प्रश्न है कि निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया है? अभी पहली ही लाइन थी, गद्य की कसौटी क्यों कहा गया है? तो इस कथन का तात्पर्य है कि पद्य की तुलना में गद्य रचना संपन्न करना ज़्यादा कठिन कार्य है, क्योंकि अगर 8 पंक्तियों वाली कविता में यदि एक भी पंक्ति भावपूर्ण लिखी जाती है तो कवि प्रशंसा का भागी होता है, परंतु गद्य के संदर्भ में ऐसा नहीं देखा जाता। गद्यकार को एक एक वाक्य सुव्यवस्थित सोच समझकर विचार कर लिखना होता है और उसी स्थिति में गद्यकार प्रशंसनीय है। अगर कवियों ने एक भी लाइन, 7-8 लाइन कवियों ने रचना की और उसमें एक भी लाइन उनकी प्रभावपूर्ण रही तो बहुत अच्छा माना गया, लेकिन यहाँ पे गद्य के लिए दुष्कर कार्य, कठिन कार्य ये हो जाता है कि उनको एक एक लाइन बहुत संजो के, बहुत विचारपूर्वक, बहुत संतुलित रखा जाता है और ये उनके लिए बहुत कठिन कार्य है। और गद्य में निबंध लिखना बहुत ही दुष्कर कार्य है। निबंध का सुरुचिपूर्ण, आकर्षक और सुव्यवस्थित होना चाहिए, इसीलिए तो निबंध को गद्य की कसौटी कहा गया है। तो बिल्कुल इसका उत्तर एकदम साफ साफ समझ में आ गया है। आगे है कि संस्मरण की प्रमुख विशेषताएं लिखना है और संस्मरण का नाम बताना है। तो संस्मरण की विशेषताएं क्या है? लेखक मात्र उसी का वर्णन करता है जिसे उसने स्वयं देखा हो, परखा हो। कुल मिला के ये देखा जाए तो रियलिस्टिक होता है, जिसे हमने देखा उसी पे हमने विश्वास किया और उसी के बारे में हमने लिखा। तो ये संस्मरण की विशेषता है पहली। और दूसरी विशेषता है कि संस्मरण आत्मकथा के समीप ठहराया गया है। कहीं ना कहीं जो हमारी बायोग्राफी लोग लिखते हैं, किसी की बायोग्राफी है, उसके कहीं ना कहीं मतलब लोगों के बारे में लिखना, उनके बारे में लिखना या अपनी आत्मकथा के बारे में लिखना, ये उसके समीप मतलब कहीं ना कहीं जाके बताया गया है इसमें। उसके बाद है कि इसका संबंध अक्सर महान पुरुषों से होता है। महादेवी वर्मा, उपेंद्र नाथस्क, अज्ञेय, राहुल शांकृत्यायन जाने माने संस्मरण लेखक हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, 2 संस्मरण लेखक और उनका नाम है, महत्वपूर्ण नाम देखिए, महादेवी वर्मा है, उपेंद्र नाथस्क हैं, अज्ञेय हैं, राहुल शांकृत्यायन हैं और जाने माने संस्मरण, ये सब लेखक हैं। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित
आ ही गए थे यहीं। तो फ्रेंड्स बता रहा था यहाँ पे कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखित संस्मरण जो है वो आपको याद रखना है, वो है पथ के साथी। पथ के साथी महादेवी वर्मा का बहुत ही प्रसिद्ध संस्मरण है और ये आपको याद रखना है। फिर है अगला प्रश्न है कि संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर लिखना है। हमने संस्मरण देखा कि संस्मरण जो है वो आत्मकथा के काफ़ी समीप होता है, जो स्वयं अनुभूत किया जाता है, देखा जाता है, वही चीज़ कहीं ना कहीं संस्मरण में लिखा जाता है। तो कितना करीब है रियलिस्टिक के, यथार्थवादी के संस्मरण। हम लोग रेखा चित्र देखेंगे और संस्मरण में अंतर देखेंगे इस प्रश्न के माध्यम से। तो ये है कि संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर इस प्रकार है। पहला नंबर कह रहा है कि संस्मरण किसी विशेष घटना से जुड़ा होता है, देख रहे हैं, बिल्कुल किसी विशेष घटना से जुड़ा रहेगा, जबकि रेखा चित्र साधारण विषय पर आधारित होता है। कहीं ना कहीं रेखा चित्र ज़्यादा बड़ा होता है। अगर संस्मरण किसी घटना पे, विशेष घटना पे आधारित है, किसी एक पक्ष पे आधारित है, तो वहीं पे रेखा चित्र कहीं ना कहीं सारा विषय अपने आप में समाहित किए हुए होता है। अगला है कि संस्मरण में रेखा चित्र के वास्तविक अनुभव का समावेश होता है। संस्मरण में जिसने देखा उसके हिसाब से लिखने का काम किया, जबकि रेखा चित्र कल्पना के रंगीनी से ओतप्रोत होती है। इसमें कल्पना की प्रधानता है। संस्मरण में विवरणात्मक शैली का प्रयोग होता है, जबकि रेखा चित्र में चित्रात्मक शैली का प्रयोग होता है। संस्मरण में भाषा अभिधामूलक होती है, जबकि रेखा चित्र में भाषा कैसी होती है, सांकेतिक होती है। प्रश्न क्रमांक 8 है कि भारतेंदु युग के निबंधों की विशेषताएं लिखनी है। प्रश्न क्रमांक 8, भारतेंदु युग के निबंधों की विशेषताएं। भारतेंदु युग के निबंधों की विशेषताएं निम्नवत हैं। भारतेंदु युग के निबंध रसों की अनुभूति कराने वाले शिक्षाप्रद थे। भारतेंदु युग के निबंध क्या थे? रसों की अनुभूति कराने वाले शिक्षाप्रद थे। इस युग के निबंधों में समाज सुधार और राजनीति की अधिकता है। किस युग के? भारतेंदु युग के। भारतेंदु युग के निबंधों में क्या है कि समाज सुधार और राजनीति की अधिकता है। फिर अगला 3 नंबर है कि राजनीति का आलोचना, आत्मचरित्र, इतिहास, समाज, धर्म, हास्य एवं मनोरंजन आदि विषयों पर परिचित थे। चौथा नंबर है कि व्यंग्य प्रधान शैली। चौथा नंबर क्या है? व्यंग्य प्रधान शैली का आश्रय लेकर कटु सत्य का वर्णन करने वाले थे। कटु सत्य, व्यंग्य प्रधान, व्यंग्य का आश्रय लेके किसका? कटु सत्य, जो सत्य है उसके बारे में बताते हैं व्यंग्यात्मक शैली में। व्यंग्यात्मक शैली में सत्य के बारे में बताते हैं। किसमें? भारतेंदु युग के निबंध की विशेषताएं हम लोग देख रहे थे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9 कि द्विवेदी युग के निबंधों की 4 प्रमुख विशेषताएं बताना है और इस युग के 2 निबंधकारों के नाम, उनकी एक एक रचना लिखनी है। तो द्विवेदी युग के निबंध की प्रमुख विशेषताएं हैं। द्विवेदी युग में समाज सुधार, राष्ट्रीयता, धर्म, शिक्षा, राजनीति, नारी जागरण आदि पर निबंध लिखे गए हैं। फिर है कि इस युग में निबंध साहित्य के लेखन में गुरुता और गंभीरता दिखाई देती है। जो द्विवेदी युगीन निबंध हैं उसमें द्विवेदी युगीन निबंध में साहित्य में, लेखन में गुरुता, कहीं ना कहीं बहुत गंभीरता है। और उसके बाद इस युग में निबंध साहित्य के परिमार्जन का कार्य किया गया है। परिमार्जन का मतलब शुद्धिकरण का कार्य किया गया है। फिर विषय के साथ साथ भाषा शैली में भी कसावट आई है। आगे देखते हैं कि द्विवेदी युगीन प्रमुख कवि, प्रमुख निबंधकार और उनकी रचना। द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार जैसे श्याम सुंदर दास हैं। श्याम सुंदर दास की रचना कौन सी है? कर्तव्य और सत्यता। श्याम सुंदर दास की रचना कौन सी है? कर्तव्य और सत्यता। सरदार पूर्ण सिंह की सच्ची वीरता। सरदार पूर्ण सिंह का जो निबंध है वो सच्ची वीरता है और श्याम सुंदर दास का जो निबंध है कर्तव्य और सत्यता। अगला प्रश्न क्रमांक 10 है कि शुक्ल युगीन निबंधों की 3 विशेषताएं बताना है और साथ में यह भी बताना है कि स्वर्णकाल किस युग को कहा जाता है। शुक्ल युग के निबंधों की विशेषताएं: साहित्य और जीवन के विविध विषयों पर विचारात्मक तथा विश्लेषणात्मक निबंधों की रचना। शुक्ल युगीन निबंधों की बात करते हैं, शुक्ल युग के निबंध, तो इसमें क्या है? साहित्य और जीवन की विविध विषयों पर, चाहे साहित्य हो या फिर जीवन हो, इसके विभिन्न विषयों पर विचारात्मक और विश्लेषणात्मक निबंधों की रचना की गई है। निबंधों में भाव पक्ष की अपेक्षा चिंतन पक्ष की प्रधानता की गई है। यहाँ पे भाव पक्ष को कम और चिंतन पक्ष को, शुक्ल युगीन निबंधों में चिंतन पक्ष को ज़्यादा प्रधानता मिली है। और भाषा और शैली में परिष्कार तथा लालित्य। शुक्ल युग को ही हिंदी निबंध का स्वर्णकाल माना गया है। शुक्ल युग को हिंदी निबंध का स्वर्णकाल माना गया है। शुक्ल युग को हिंदी निबंध का स्वर्णकाल माना गया है। ये आप अपना जीके के तरीके से भी याद कर लीजिए और वन वर्ड में जो आंसर आता है उसके लिए भी याद कर लीजिए, MCQ लेवल से भी याद कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 11 है देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11 क्या है कि शुक्लोत्तर युग
शुक्लोत्तर युग के निबंधों की 4 विशेषताएं लिखना है। शुक्लोत्तर युग के निबंध के विकास की चरम सीमा का युग है और इस युग में विषय वैविध्य अपेक्षाकृत अधिक दृष्टिगत होता है। इस युग के निबंध लेखक अपनी निजी विशेषताएं हैं। विशेषताएं क्या है? भावना पक्ष एवं आत्मपरक निबंध, भावनात्मक और आत्मपरक, कहीं ना कहीं इसमें भावना की प्रधानता है। आत्मपरक, कहीं ना कहीं अपने आप को भी सिचुएशन में रख के और अनुभूति करने के बाद निबंध को लिखा गया है। आत्मपरक और विषय वस्तु की विविधता है। विषय वस्तु की विविधता है। विचारात्मक, भावात्मक, समीक्षात्मक शैली है। विचारात्मक, भावात्मक और समीक्षात्मक शैली है। निबंधों के विकास का चरम उत्कर्ष। शुक्लोत्तर युग कह रहा है निबंधों के विकास का चरम उत्कर्ष है। तो यही है शुक्लोत्तर युग और इसके निबंध की 4 विशेषताएं। इसमें इस युग में जो शुक्लोत्तर युग है इसमें विषय वैविध्य अपेक्षाकृत अधिक दृष्टिगत होता है और लेखक की अपनी निजी विशेषताएं हैं शुक्लोत्तर युग में। अभी ये विशेषताएं हम लोगों को पढ़ा कि भावनात्मक, आत्मापरक निबंध इस युग में लिखे गए। विषय वस्तु की विविधता रही। विचारात्मक, भावात्मक, समीक्षात्मक शैली का यूज किया गया निबंधों को लिखने में और निबंधों के विकास का चरम उत्कर्ष काल ये रहा। प्रश्न क्रमांक 12 है कि रिपोर्टाज से क्या आशय है और रिपोर्टाज की 3 विशेषताएं लिखना है। रिपोर्टाज से क्या अर्थ है? हिंदी के 2 प्रमुख रिपोर्टाज लेखकों के नाम और उनकी एक रचना और लिखनी है। तो रिपोर्टाज किसी घटना विशेष का मर्मस्पर्श चित्रण है। कोई विशेष घटना है उसका मर्मस्पर्श चित्रण क्या है? रिपोर्टाज है। सहजता के साथ इसमें घटना का साहित्यिक विवरण प्रस्तुत किया जाता है। सहजता के साथ इसमें घटना का साहित्यिक विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसमें लेखक अपने विषय में इतना अधिक सक्षम होता है, वह अपने विषय में इतना सक्षम होता है लेखक कि पढ़ने वालों को ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक ने उस घटना को स्वयं अपनी आंखों से देखा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लिखता है मान लो कि वो सही प्रतीत होने लगता है। ये है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज में किसी एक घटना है, कोई घटना, उसका मर्म स्पर्शी चित्रण मतलब बहुत ही शानदार तरीके से उसका चित्रण किया जाता है और इसमें ऐसा लगता है कि मानो लेखक जो है उस चीज़ को अपनी आंखों से देखा हो, ऐसा। फिर विशेषताएं क्या है रिपोर्टाज की? तो 3 प्रमुख विशेषताएं हैं रिपोर्टाज की। इसमें किसी घटना का वास्तविक एवं सजीव अंकन होता है। इसमें घटना का विवेचन एवं विश्लेषण किया जाता है। भाषा सरलता, रोचकता, प्रभावपूर्ण गुणों से ओतप्रोत होती है। धर्मवीर भारती की कृति है वो है युद्ध यात्रा और रांघे राघव की कृति है तूफानों के बीच। प्रसिद्ध रिपोर्टाज रचनाएं हैं। तो धर्मवीर भारती की कौन सी है? धर्मवीर भारती की युद्ध यात्रा है और रांघे राघव की तूफानों के बीच, ये याद रखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 13 है कि हिंदी कहानी की परिभाषा लिखना है और श्रेष्ठ कहानी की 4 विशेषताएं बताना है। कहानी तथा साहित्य का संक्षिप्त रूप है। कहानी कथा साहित्य का संक्षिप्त रूप है। कहानी के बारे में लिखना है। तो कहानी क्या है? कथा साहित्य का संक्षिप्त रूप है जिसमें मानव की जिंदगी का हृदय स्पर्शी झलक बड़े ही सजीव ढंग से चित्रित की जाती है। विशेषताएं क्या हैं? सरस, सरल और पात्रानुकूल शैली है। कहानी की जो विशेषताएं हैं, सरस, सरल और पात्रानुकूल शैली, पात्रों का यथार्थ एवं प्रभावोत्पादक चित्रण, तल स्पर्शी विवेचन और संक्षिप्तता। क्या है कि विशेषताओं में हम देखते हैं, विशेषताएं जो हैं उसमें सरल, सरस और पात्रानुकूल शैली है कहानियों की और कहानियों में पात्रों का यथार्थ एवं प्रभावोत्पादक चित्रण है और तल स्पर्शी विवेचन है और संक्षिप्तता होती है कहानी में। फिर आगे है प्रेमचंद के अनुसार कहानी की परिभाषा लिखना है और बताना है कि सुविधा की दृष्टि से कहानी को किन किन वर्गों में बांटा गया है। प्रेमचंद के अनुसार कहानी एक ऐसी रचना है, प्रेमचंद कहते हैं कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंश या मनोभाव को प्रदर्शन करना ही कहानीकार का उद्देश्य होना चाहिए। तो जो कहानीकार होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है प्रेमचंद के अनुसार? कि जीवन के किसी एक अंश या मनोभाव को प्रदर्शित करना। आगे है सुविधा की दृष्टि से कहानी को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। प्रेमचंद के पहले के युग की कहानी, प्रेमचंद के युग की कहानी, प्रेमचंद के बाद की कहानी और नई कहानी। तो प्रेमचंद को कहानी के लिए आधार माना गया है और इसको 4 वर्गों में कहानी को बांटा गया है। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग और नई कहानी। प्रेमचंद पूर्व युग की बात करें तो 1910 के पहले जितनी भी कहानी लिखी गई वो प्रेमचंद के पूर्व के युग की कहानी है। प्रेमचंद के युग की कहानी 1910 से 1936 तक जो कहानियाँ लिखी गई वो प्रेमचंद के युग की कहानी है। फिर प्रेमचंद के बाद की जो कहानी लिखेंगे 1936 से 1950 और नई कहानी 1950 से अब तक। ये है कहानी का कालक्रम।
तो प्रेमचंद को आधार मानना है। प्रेमचंद के पहले 1910 से पहले, प्रेमचंद के 1910 से 36, प्रेमचंद के बाद 1936 1950 और नई कहानी 1950 से अब तक। इस तरीके से आपको याद करना है। आगे है प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 कहता है कि हिंदी के प्रमुख कहानीकारों के नाम लिखना है और उनकी एक एक रचना लिखना है। हिंदी के 2 कहानीकार लिखना है और उनकी एक एक कहानी का नाम लिखना है। चलिए हम लोग देखते हैं प्रमुख कहानीकार और उनकी रचना। उपेंद्र नाथ हंस की कहानी है आकाशचारी। आकाशचारी किसकी है? उपेंद्र नाथ हंस की। जयशंकर प्रसाद की रचना कहानी है आकाशदीप। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है संवदिया। प्रेमचंद की रचना है पूष की रात और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है उसने कहा था। ये कहानियाँ हैं। अगर हम बात करें उपेंद्र नाथ अस्क, तो उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है आकाशचारी, आकाशचारी। और जयशंकर प्रसाद की रचना है आकाशदीप। तो याद कैसे करना है? इधर प्रसाद है तो इधर दीप है, ये याद रखना है। प्रसाद है तो दीप है, ये आप जब मैच कर लेंगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद उपेंद्र नाथ हंस की आकाशचारी है, ये याद हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप और उपेंद्र नाथ हंस की आकाशचारी। फणीश्वर नाथ रेणु की संवदिया है और उसके बाद प्रेमचंद की है पूष की रात और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है उसने कहा था कहानी है ये सब। प्रश्न क्रमांक 16 है। प्रश्न क्रमांक 16 कहता है कि हिंदी के उपन्यास सम्राट किसे कहा गया है और किन्हीं 2 उपन्यासों के नाम लिखिए। या फिर हिंदी उपन्यास साहित्य के विकास में प्रेमचंद के योगदान का निरूपण करना है। इसका उत्तर देखते हैं। हिंदी में प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा गया है। वास्तव में प्रेमचंद के अवतरण के साथ ही हिंदी उपन्यास को सशक्त प्रतिभा का संबल मिलता है। कहीं न कहीं प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट कहा गया है। उपन्यास लेखन में सबसे बड़ी भूमिका रही है प्रेमचंद की। उसके बाद हिंदी साहित्य को सशक्त प्रतिभा का संबल दिया है प्रेमचंद ने। उसके बाद प्रेमचंद ने नवजात उपन्यास विधा को पूर्ण विकास तक पहुंचाया है। गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, गबन आदि इनके उत्कृष्ट उपन्यास हैं और विषय और शिल्प दोनों दृष्टियों से प्रेमचंद जी ने उपन्यास साहित्य को पुष्ट किया है। और प्रेमचंद जो हैं वो यथार्थवादी लेखक हैं। उपन्यासों में अपने राजनीति, समाज तथा मानव की समस्याओं को उभार कर उनके समाधान भी दिए हैं। कहीं केवल प्रश्नों पे बात नहीं किया है प्रेमचंद ने उपन्यासों में अपने, बल्कि उसके साथ साथ उसके समाधान की भी बात कही है। तो प्रश्न तो हर कोई कर लेता है, लेकिन जो उसका समाधान दे वो महान होता है। इसीलिए प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा गया है। आगे है कहानी और उपन्यास में अंतर लिखना है और साथ ही 2 प्रमुख कहानीकारों और 2 उपन्यासकारों के नाम लिखने हैं। तो अब यहाँ पे कहानी और उपन्यास में अंतर देना है। चलिए देखते हैं कहानी और उपन्यास में अंतर। पहला नंबर कह रहा है कि कहानी में जीवन का आंशिक चित्रण होता है और उपन्यास में जीवन का बृहद चित्रण होता है। पहला संपन्न। दूसरा है कहानी का आकार छोटा होता है और उपन्यास का आकार बृहद होता है। उसके बाद कह रहा है कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है और उपन्यास में पात्रों की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि उपन्यास जो होता है वो जीवन के बृहद पक्ष पे अपना प्रकाश डालता है और कहानी किसी आंशिक पक्ष पे। इसीलिए कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है, उपन्यास में पात्रों की संख्या ज़्यादा होती है। कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। कहानी जो होती है कम समय में ज़्यादा प्रभाव डालती है, उपन्यास प्रत्येक स्थल सघन प्रभावी नहीं होता। कहीं ना कहीं उपन्यास का सारा पक्ष जो है प्रभावी नहीं होता है। अब 2 कहानीकार हैं प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद और 2 उपन्यासकार हैं यशपाल और जैनेन्द्र कुमार। तो बिल्कुल याद रखना है, प्रेमचंद कहानीकार हैं और जयशंकर प्रसाद भी कहानीकार हैं। उपन्यासकार में यशपाल और जैनेन्द्र कुमार। प्रश्न क्रमांक 18, नाटक और एकांकी में अंतर बताना है। नाटक दृश्य काव्य का एक विस्तृत रूप है, जबकि एकांकी दृश्य काव्य का लघु रूप है। देखिए, नाटक जो है वो विस्तृत रूप है दृश्य काव्य का विस्तृत रूप है नाटक, और एकांकी जो है दृश्य काव्य का लघु रूप है। आगे है नाटक में प्रमुख कथा के साथ प्रासंगिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। प्रमुख कथा है और उसके साथ साथ प्रासंगिक कथाएं जो हैं वो नाटक में डाला गया है, जबकि जो एकांकी है, एकांकी में एक ही कथा का अस्तित्व होता है। नाटक में प्रमुख कथा के साथ जो प्रासंगिक कथाएं हैं उनको भी इसमें लिया गया है, लेकिन जो एकांकी है, एकांकी में एक ही कथा का अस्तित्व होता है। तो नाटक में एक के साथ और भी प्रासंगिक चीज़ें जोड़ दी जाती हैं और एकांकी में केवल एक कथा का ही अस्तित्व होता है।
आगे कहता है प्रश्न, आगे कहता है तीसरे नंबर पे कि नाटक के अनेक अंक होते हैं जबकि एकांकी में एक ही अंक का आयोजन किया जाता है। फिर है नाटक में संकलन त्रय की एकता पर विशेष बल नहीं दिया जाता है जबकि एकांकी में संकलन त्रय पर विशेष बल दिया जाता है। नाटक में संकलन त्रय की एकता पर विशेष बल नहीं दिया जाता। संकलन त्रय क्या होता है? स्थान, घटना और समय। संकलन त्रय कोई स्थान, कोई घटना और किसी समय पे कोई चीज़ हो रही है, कोई घटना हो रही है, कोई बात हो रही है, ठीक। तो इन सब चीज़ों में उस स्थान का, उस घटना का, उस समय का, उस पर सब बल दिया जाता है और नाटक में बल नहीं दिया जाता है। इन संकलन त्रय की एकता पर बल नहीं दिया जाता, लेकिन एकांकी में इन संकलन त्रय की एकता पर विशेष बल दिया जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 29 ये कहता है कि आत्मकथा के दो लेखक का नाम बताना है और उनकी रचना भी बतानी है और विशेषताएं भी लिखनी है। तो आत्मकथा क्या है? दो लेखक बताने हैं और नाम लिखना है और विशेषताएं लिखनी हैं आत्मकथाकार रचनाकारों के। फिर इसमें इसका उत्तर है कि आत्मकथा लेखक और उनकी रचनाएं। महात्मा गांधी की आत्मकथा, जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है मेरी कहानी। महात्मा गांधी की आत्मकथा है आत्मकथा और जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है मेरी कहानी। विशेषताएं क्या हैं आत्मकथा की? आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा पाठकों की समीक्षा प्रस्तुत करता है। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की घटना का वर्णन अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर करता है। आत्मकथा में लेखक अपने परिवार, समाज, आर्थिक दशा, राजनीतिक घटनाक्रम के बराबर दर्शन कराता रहता है। फिर से पढ़ता हूँ कि आत्मकथा के लेखक और उनकी रचनाएं क्या हैं? महात्मा गांधी की आत्मकथा और जवाहरलाल नेहरू की मेरी कहानी। विशेषताएं क्या है? आत्मकथा में लेखक अपने स्वयं के जीवन की कथा स्वयं अपने जीवन की कथा पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की घटना का महत्वपूर्ण वर्णन अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर करता है। आत्मकथा में लेखक अपने परिवार, समाज, आर्थिक दशा, राजनैतिक घटनाक्रम का बराबर दर्शन कराता रहता है। प्रश्न क्रमांक 20 है। 20 ये कहता है कि जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताना है और दोनों विधाओं की एक एक रचना लिखनी है। जीवनी और आत्मकथा देखते हैं। जीवनी और आत्मकथा। आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है। आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है, जबकि जीवनी में लेखक इतिहासकार की पूरी सच्चाई से किसी व्यक्ति के जीवन के जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी घटनाओं के बारे में लिखता है। आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा लिखता है, पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है, जबकि जीवनी में जो लेखक इतिहासकार की तरह पूरी सच्चाई को किसी व्यक्ति के जीवन की जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी घटनाओं के बारे में लिखा जाता है। जीवनी जो होती है लेखन में लेखक तटस्थ रहकर लिखता है। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की घटना का वर्णन अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर करता है। जीवनी में लेखक अपने विचार और प्रतिक्रिया नहीं दर्शाता। आत्मकथा में लेखक अपने परिवार, समाज, आर्थिक दशा, राजनीतिक घटनाक्रम का बराबर दर्शन करता रहता है। उसके बाद जीवनी की बात करें, कलम का सिपाही जीवनी है अमृत राय की और कलम का सिपाही किसकी रचना है? अमृतकार की है ये जीवनी। और आत्मकथा की बात करें तो मेरा जीवन प्रवाह ये है वियोगी हरि की मेरा जीवन प्रवाह। आगे है निबंध की सर्वमान्य परिभाषा देना है और 3 प्रमुख शैलियों को लिखना है। तो गुलाब राय के शब्दों में निबंध उस रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के अंदर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन होता है। स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। अब प्रोफेसर नलिन के अनुसार क्या है? प्रोफेसर नलिन के शब्दों में कि निबंध स्वाधीन चिंतन और निश्चल अनुभूति का सरस और सजीव गद्यात्मक प्रकाशन है। कहीं ना कहीं आपको सीधे शब्दों में बताएं तो स्वाधीन चिंतन कहीं ना कहीं अपने अंदर काफ़ी चिंतन किया जाता है। उसके बाद बहुत कठिन काम है, इतना आसान नहीं होता। हर शब्द अपने आप में महत्वपूर्ण शब्द रखने होते हैं, कौन से शब्द कहाँ रखे जाते हैं, उन सारी चीज़ों को रखे जाएं कि उसका एक अच्छे से अच्छा भावार्थ निकले। इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ध्यान दिया जाता है निबंध के लेखन में। और निश्चल अनुभूति, कहीं ना कहीं उसमें किसी प्रकार का
छल नहीं होता, कुछ भी नहीं, निश्चल अनुभूति इसका सरस एकदम होता है और सजीव गद्यात्मक प्रकाशन होता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो कि वो चीज़ एकदम रियल चल रही हो सामने, ऐसा लगता है। निबंध की शैलियों की बात करें तो समाज शैली होती है, भावात्मक शैली होती है और व्यंग्य प्रधान शैली होती है। कहानी के तत्वों का उल्लेख करना है, कहानी में उद्देश्य के महत्व को प्रतिपादित करना है। कहानी के तत्व की बात करते हैं। कहानी में जो तत्व हैं, शीर्षक है, कथा वस्तु है, चरित्र चित्रण है, संवाद है, भाषा शैली है, देश काल वातावरण है, उद्देश्य है। एक बार और बताता हूँ, शीर्षक, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, भाषा शैली, देश काल वातावरण और उद्देश्य है। उसके बाद उद्देश्य का महत्व बताते हैं। उद्देश्य का महत्व क्या है? कहानीकार कहानी प्रारंभ करने से पहले उसके उद्देश्य को अपने मन मस्तिष्क पर संजोए रहता है। उसके बाद वह कहानी सफल ठहराई जाती है जो किसी न किसी उद्देश्य को लेकर लिखी जाती है। जिसमें कोई उद्देश्य होता है वो कहानी सफल ठहराई जाती है। उद्देश्य विहीन, जिसमें कोई उद्देश्य ही नहीं है, कहानी समुद्र की लहरों में तैरते हुए एक काष्ठ का टुकड़ा मात्र है जो लहरों से टकराकर सागर में विलीन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कहानी में एक उद्देश्य होता है। अगर आप उद्देश्य को लिखे हैं और आप तो उद्देश्य को कहीं ना कहीं आप उस कहानी में संजोए रखे हैं तो वो कहानी सफल मानी जाएगी। लेकिन उद्देश्य ही नहीं है तो फिर वो कहानी फिर नहीं है। क्योंकि जैसे काठ का टुकड़ा बोल रहे हैं कि अगर समुद्र की लहरों में तैर रहा है, लास्ट में वो क्या होगा? सड़ जाएगा लकड़ी का टुकड़ा। तो इसी तरीके से है कि उसका कोई उद्देश्य नहीं उस लकड़ी का टुकड़े का। और अगर कहानी का कोई उद्देश्य नहीं है तो कहानी फिर कहानी नहीं रह जाएगी। उसके बाद गद्य की सभी प्रमुख विधाओं का नाम लिखना है। निबंध है गद्य की प्रमुख विधा, कहानी है, नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है, समालोचना है, रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, डायरी, गद्य काव्य। ये सब क्या है? ये गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम हैं। फिर से बताता हूँ, निबंध हो गया, कहानी हो गया, नाटक, एकांकी, उपन्यास, समालोचना, रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, डायरी और गद्य काव्य। आगे है प्रश्न क्रमांक 24, संकलन त्रय क्या है? अभी हम लोगों ने देखा था नाटकों में इसका क्या महत्व है। तो यूनानी नाटकों में 3 समक एकता का विशेष ध्यान रखा जाता था। वे निम्नवत हैं: समय, स्थान और वस्तु। यही तीनों मिला के संकलन त्रय बनते हैं। समय का समक, जिसका तात्पर्य है कि नाटकीय घटना यथार्थ जीवन में 24 घंटे से अधिक घटित होने वाली नहीं होनी चाहिए। 24 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर है स्थान का समक, नाटकीय घटना यथार्थ जीवन में एक ही स्थान पर घटित होनी चाहिए, तो एक ही स्थान पर होना चाहिए। फिर वस्तु समक क्या है कि कथा वस्तु में केवल एक ही मुख्य कथा हो, उसमें क्या है, उसमें सहकारी उपकथाएं ना हो। हम लोग देख रहे हैं संकलन त्रय। और नाटकों में क्या महत्व है ये देख रहे हैं हम लोग। समय 24 घंटे से अधिक का नहीं होना चाहिए, स्थान एक ही स्थान पे होना चाहिए और एक ही स्थान पे वो घटना घटित होनी चाहिए। उसके बाद कथा वस्तु में केवल एक ही मुख्य कथा हो और भी उसमें कथाएं उपकथाएं न जुड़ी हुई हों। इसके बाद अध्याय 6 आ जाता है और इस अध्याय 6 को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण गद्यांशों के संदर्भ एवं प्रसंग सहित व्याख्याएं देखेंगे। और यहाँ पे हम इस वीडियो को बंद करते हैं और आप लोग मोटिवेशन के लिए इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम और भी अच्छे वीडियो, अच्छे प्रश्न आपके 12th एग्ज़ाम्स के लिए जो है वो लाते रहें। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।